हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक इंग्लिश पर होगा, अर्थात इंग्लिश में आता क्या है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, इंग्लिश में कौन कौन से किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंग्लिश का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। इन सभी जो छोटी छोटी बेसिक बातें उनके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो सकेगा जहाँ तक कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और वो भी एसएससी लेवल का, और आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए, सभी के लिए ये जो मेरा ए टू जेड बेस्ड होने वाला है ये हेल्पफुल रहेगा। तो बिना देर किए हुए हमारी आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है बेसिक। हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक पर होगा आज का। बेसिक जिसमें देखना है हमें पैटर्न फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव एग्जाम, अर्थात सभी जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है उनमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन पूछे जाने का पहला टाइप कौन सा होगा, डिटेक्टिंग एरर। अर्थात हमें एक सेंटेंस दिया हुआ, उसमें चार उस सेंटेंस को चार पार्ट्स में विभाजित कर देंगे। उसमें से हमसे पूछेंगे कि किस इस सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है, तो हमें उस गलती को फाइंड आउट करना है और आंसर देना है। दूसरे में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एक सेंटेंस दिया जाएगा हमें और उसमें चार ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछेंगे कि इस सेंटेंस को सही करने के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे आप शायद जानते होंगे कि आपको एक ब्लैंक दिया होगा, उसमें आपको फिल करना है। उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट, अर्थात आपको चार ऑप्शन में चार सेंटेंस दिए जाएंगे, उनमें आपको क्रम वाइज भरना है। उसके बाद पैसेज, जिसे आप जानते हैं उनमें फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे। क्लोज टेस्ट, जो कि थोड़ा थोड़ा सेंटेंस अरेंजमेंट से मिलते जुलते हैं। उसके बाद सिनोनिम्स, जैसे कि हम समानार्थी कहते हैं या वो सिनोनिम्स अर्थात समानार्थी, और एंटोनिम जिसे हम अपोजिट कहते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अर्थात आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं ये पूछेगा। उसके बाद इडियम, फ्रेज और स्पेलिंग। स्पेलिंग टेस्ट होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगी कि कौन सी जो स्पेलिंग है वो गलत है। इडियम फ्रेज आप जानते हैं, इडियम फ्रेज मीन्स होता है वो मुहावरे और लोकोक्ति। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, इसे बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। उसके बाद वर्ब हो गया आपकी, फिर टेंस होगा, फिर क्वेश्चन टैग होगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे कि हम सिंटेक्स भी कह सकते हैं। फिर पॉजिटिव वर्ब्स होती है। पॉजिटिव वर्ब्स जैसे और गेट और मेक, इटीसी होती है। उसके बाद मूड, उसके बाद इन्वर्जन जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। उसके बाद इन्फिनेट, फिर जेरन, फिर पार्टिसिपल, पैसिव वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, पैरेललिज्म में होता है कि एंड के बाद और पहले सेंटेंस समान होना चाहिए, उसे हम पैरेललिज्म कहते हैं। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल, सुपरफ्लस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लस एक्सप्रेशन क्या होता है, ये एक ऐसा पार्ट्स ऑफ ग्रामर होता है जिसमें हमें वो एक गलत वर्त नहीं दे देगा, हमें वो आवश्यकता से अधिक लिख के दे देगा, उसे हमें गलत कर देना ऐसा। उसके बाद स्पेलिंग्स जिसे मैंने आपको जस्ट पहले बताया, स्पेलिंग्स में क्या करते हैं, वो हमें गलत स्पेलिंग दे देते हैं एक चार ऑप्शन में से। उसके बाद प्रोवर्ब, जो मुहावरे कहावतें होती है। उसके बाद लीगल टर्म। ये जो सिलेबस है वो आपके ग्रामर का है बेसिक, जनरल ग्रामर। उसके बाद देखते हैं हम हमारा जो आज का मेन उद्देश्य है, हमारा जो मेन टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक में हमारा सबसे पहला होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और देयर आर 5 वोवेल। और स्वर कितने होते हैं, 5, जो कि ए ई आई ओ यू होते हैं। और उसके बाद
द रिमेनिंग लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू के अलावा जो बचे हुए लेटर्स है वो क्या है, व्यंजन। उसके बाद दीज 26 लेटर्स है 44 साउंड्स आउट ऑफ विच 20 आर वोवेल साउंड। अर्थात इन 26 लेटर्स के अलावा भी इंग्लिश में 44 साउंड्स निकलते हैं। 44 साउंड्स में से 20 साउंड जो होते हैं वो वोवेल के होते हैं और बाकी 22 साउंड्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, इसके कॉन्सोनेंट्स के। उसके बाद आपको दिखाया गया है कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर होते हैं ए बी सी डी ए। उसके बाद स्मॉल लेटर आपको दिखाए गए हैं। उसके बाद हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है उसे याद रखना है, जैसे कि एक सेंटेंस स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर, एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। उसके बाद वंस अपॉन, जैसे कि एग्जांपल, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। उसके बाद दूसरा जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे करते हैं प्रॉपर नाउन स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो होती है, जैसे किसी का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया आदि, जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, जैसे राम, दिल्ली, यमुना, एटीसी। और आई इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, आई जो होता है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और टी, सूर्य आई। उसके बाद एक्रोनिम्स आर इन कैपिटल लेटर, एक्रोनिम्स कैपिटल लेटर में होते हैं। अब आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि एक्रोनिम्स क्या होते हैं। एक्रोनिम्स होते हैं कि किसी भी बड़े वर्ड, किसी दो या दो से अधिक बड़े वर्ड्स को हम छोटी सी फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे कि ओ टी पी, वन टाइम पासवर्ड है इसकी फुल फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म में ओ टी पी। तो ओ टी पी है ना, उसे एक्रोनिम्स में लिखा जाता है, इसे एक्रोनिम्स कहते हैं। जैसे पी एम है, एम एल है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस विद डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस लिखा जाता है उसका फर्स्ट सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिखाया गया है, ही सेड ही एंड आई वेंट टू दिल्ली। उसने कहा कि वह और मैं दिल्ली गया था। और देयर वी मेट एस एच ओ ऑफ मुखर्जी नगर, और जहाँ पर हमने मुखर्जी नगर के एक एच एस ओ से मुलाकात हुई। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड होगी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इन इंग्लिश, अर्थात इंग्लिश में एक सेंटेंस होता है कोई सा भी, उसकी उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किस तरह काम करता है। इंग्लिश में वाक्य की बनावट, एक्टिव वॉइस में जब कर्ता डूअर सबसे आगे हो तो वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव वॉइस में सबसे आगे कर्ता होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद अदर आता है, जो भी होता है जो। और पैसिव वॉइस में आपको पैसिव वॉइस टॉपिक कराया जाएगा कंप्लीट, इसके बारे में आप चिंता ना करें। लेकिन पैसिव वॉइस में मैं बता देता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सबसे आगे आ जाता है, और हेल्पिंग वर्ब आवश्यकता अनुसार लगाई जाती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और बाई से सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाता है। और जो हमें नीचे एग्जांपल दिए गए एक्टिव वॉइस के, जैसे कि बॉयज प्ले फुटबॉल। अब इसमें बॉयज जो है सब्जेक्ट है, प्ले ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर एस या इसका प्रयोग नहीं किया गया है। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो बॉयज प्ले फुटबॉल, हमारा बॉयज जो है सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, प्ले वर्ब है, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का हम कैसे पता करें कि ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या से क्वेश्चन करना है, क्या। उसके बाद दूसरा स्टूडेंट्स रीड बुक्स। स्टूडेंट्स क्या है, ये प्लूरल है हमारा, इसलिए रीड के साथ एस या इसका प्रयोग नहीं किया गया। अगर जो ये सिंगुलर होता तो रीड के साथ एस या इसका प्रयोग होता। उसके बाद बुक, क्या, हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या शब्द का यूज करना होता है। उसके बाद गर्ल्स टेल स्टोरीज, गर्ल्स जो है ये प्लूरल है, इसलिए टेल में भी ऐसे इसका प्रयोग नहीं किया गया है, और स्टोरीज ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा चौथा जो सेंटेंस है वो आई लव हिम, मैं उससे प्रेम करता हूँ। हिम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, लव जो है हमारा क्रिया है, और आई सब्जेक्ट है। उसके बाद दे टोल्ड द ट्रूथ, उन्होंने सत्य को बताया। ये कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस है। दे जो है प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए टोल्ड में पास्ट सिंपल में ऐसे इसका प्रयोग तो वैसे भी नहीं होता, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है।
दे टोल्ड द ट्रूथ। उसके बाद हमें देखना है कि सब्जेक्ट डज वर्क ऑन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट पर किसी क्रिया को करता है। और आफ्टर वर्ब टू क्वेश्चन अराइज, वर्ब के बाद दो क्वेश्चन उठते हैं कि कौन और किसको। इसी से हमें पता लगता है कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा। उसके बाद whom इज द ऑब्जेक्ट, जो ही क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। वो आंसर हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद जो हमें पता लगता है वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद हमें देखना पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहे तो कोई हम सेंटेंस लिखते, कोई स्पीच लिखते, उसके टुकड़े, अर्थात उसमें जो भी वर्ड दिए होते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो वर्ड वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है या फिर इंटरजेक्शन है। हमारे कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 9 होते हैं। ये पहला है नाउन। नाउन नेमिंग वर्ड इफ कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इफ नहीं है, सॉरी, इट है। नाउन जो होता है वो किसी का नेमिंग वर्ड नाउन होता है। दुनिया में हम जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, एवरी वन इज नाउन एंड एवरीथिंग इज नाउन। और उसके अलावा आपको नाउन टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। नेमिंग वर्ड इट कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आता है, और इसके अलावा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन भी आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन रिप्लेस नाउन, अर्थात नाउन को रिप्लेस करता है। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। और इट कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग में किया जा सकता है। उसके बाद हमारा तीसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वर्ब है, क्रिया, जो एक्शन को दर्शाती है। स्टेट वर्ड एक्शन को दर्शाती है वर्ब, और वर्ब भी दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो अपने जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट का उनके कोई काम नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। उसके बाद चौथा जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच वो क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है किसे? नाउन को या प्रोनाउन को। अर्थात किसी वर्ड, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें सूचना देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। उसके बाद छठा हमारा है कंजक्शन। पांचवा हमारा है कंजक्शन, जिसे कि समुच्चय बोधक शब्द भी कह सकते हैं, जो जॉइनिंग वर्ड होता है। कंजक्शन क्या करता है? दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। हम अभी बस इसे इन्हें शॉर्ट भाषा में देख रहे हैं, उसके बाद हम विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से। उसके बाद छठा जो हमारा वो आर्टिकल है। आर्टिकल क्या होता है? प्रीसीड्स नाउन, ये नाउन के पहले आता है। आर्टिकल ए एंड दे होता है। उसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन डिटरमाइंस पोजिशन, ये किसी भी वर्ड की पोजिशन को डिटरमाइन करते हैं, अर्थात उनको सेंटेंस से जोड़ते हैं। किनको? किसी भी वर्ड को, किसी भी स्थान को, किसी भी इमोशन को, किसी भी जो व्यक्ति वस्तु आदि को। उसके बाद आठवां होता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब जिसे कि हम हिंदी में क्रिया विशेषण कह सकते हैं। ये क्या करता है? नियरेस्ट वर्ड को क्वालिफाई करता है, अर्थात इसके सबसे पास वाले शब्द को क्वालिफाई करता है। तो कौन सा होता है? एडजेक्टिव, एडवर्ब, सॉरी, एडवर्ब। उसके बाद 9 होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जिसे कि विस्मयादिबोधक कहते हैं, और एक्सक्लेमेशन भी कह सकते हैं हम इसे। ये क्या करता है? एक्सप्रेस करता है सरप्राइज को और दर्द को। सरप्राइज में आश्चर्य, पेन माना दर्द, इसलिए दर्द और सरप्राइज को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन। जैसे कि बुर्रा, अलास, फाट, हाउ, ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या करते हैं? इनको, सरप्राइज को और पेन को एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसमें सबसे पहला हमारा नाउन है। नाउन, नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड, जिस किसी का भी नाम है वो नाउन है। अब इसके बारे में हम जानकारी देखते हैं तो क्या पता लगाता है कि कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन के बारे में आपको याद रखना है कि यह किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। और नाउन की मैं आपको एक और अनदर डेफिनेशन बताना चाहता हूँ, जो है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। जैसे कि मटेरियल नाउन होती है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। और उसके बाद हम
हमारा अन्य जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नाउन को, उसे देखते हैं कि आर्टिकल एंड अदर डिटर्मिनर्स। आर्टिकल और अदर जो डिटर्मिनर्स होते हैं जैसे कि दीज, दैट आदि जो हैं, शुड टेक ए नाउन आफ्टर देम, उनके बाद एक नाउन लेते हैं। आर्टिकल और अन्य जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो अपने बाद एक नाउन अवश्य लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल और डिटर्मिनर्स बिना नाउन के यूज नहीं किए जा सकते हैं। अन्य डिटर्मिनर्स नो, वन, मैनी आदि जो होते हैं वो उनके बाद नाउन लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिए गए आपको, पहला एग्जांपल है राम इज गुड बॉय। राम क्या है, नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। टीचर्स टीच स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। रीडिंग इज गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, हमें स्मोकिंग का निषेध है। टू एरर ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, गलती करना इंसान का काम होता है और माफ़ करना भगवान का काम। उसके बाद आई डिड माई बेस्ट, मैंने जो मुझे अच्छा लगा वो किया। आई वेंट फॉर वॉक, मैं घूमने गया। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक पसंद है, अर्थात मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ। आप अगर आपको कुछ नाउन के बारे में समझ नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, नाउन का कंप्लीट चैप्टर आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। ये बस आपको ऊपर ऊपर से अर्थात मोटे तौर पर देखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद वर्ब, हमारा नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो कौन सा होगा, वर्ब। वर्ब क्या होती है, एक्शन। एक्शन को, या स्टेट वर्ड, ये स्टेट वर्ड होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात किसी भी सेंटेंस में ये क्या एक्शन हो रहा है इस चीज़ को दर्शाता है, इसे नाउन कहते हैं। क्रिया और अवस्था बताने वाला, जैसे कि आई रन, मैं दौड़ता हूँ। और आपको मैं मोटे मोटे तौर पर आपकी जानकारी के बता दूं कि वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। उसके बाद दे टीच, वे पढ़ाते हैं। यू को तुम जानते हैं, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, आई एम ए टीचर। उसके बाद वी कैन नॉट मेक ए सेंटेंस विदाउट ए वर्ब, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे याद रखना है कि हम एक सेंटेंस को बिना वर्ब के क्रिएट नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट इडियम्स और फ्रेज, अर्थात इडियम और फ्रेज को छोड़ कर। उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्लाइड एडजेक्टिव की होने वाला है। एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम। ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। शी इज सफरिंग फ्रॉम लंग से कैंसर, अर्थात वह फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित है। इट इज 5 स्टार होटल, ये 5 स्टार होटल है। ये जो 5 स्टार है इसकी होटल की जानकारी दे रहा है, वो होटल कैसी है। और ये जो लंग कैंसर है, कैंसर के बारे में जानकारी बता रहा है कि भाई कैंसर कौन सा है, लंग वाला, फेफड़ों वाला। और ये बॉय जो है, ये गुड जो है, बॉय के बारे में जानकारी दे रहा है कि बॉय कैसा है, गुड है। उसके बाद चौथा है इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, अर्थात भारत विकासशील देश है। ये कंट्री और ये इंडिया, इंडिया के बारे में जानकारी दे रहा है, डेवलपिंग वर्ल्ड। और उसके बाद जो पांचवा एग्जाम्पल है, दिस इज द रिवाइज्ड एडिशन, ये एडिशन के बारे में जानकारी दे रहा है, रिवाइज्ड, कि ये एडिशन कौन सा है, रिवाइज्ड एडिशन। उसके बाद हमारा अगला जो होगा वो कंजक्शन होगा। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है, जॉइनिंग वर्ड है, जोड़ने वाला शब्द है। जैसे कि सेंटेंस फर्स्ट है ही इज रिच, और सेंटेंस सेकंड है ही इज हैप्पी, तो इस सेंटेंस फर्स्ट को और सेंटेंस सेकंड को आपस में जोड़ देता है, तो शब्द क्या बनता है, ही इज रिच एंड हैप्पी। जो ये एंड है इसे ही हम क्या कहेंगे, कंजक्शन। ये क्या करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ देता है। और दूसरा एग्जांपल है हमारा सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड। सेंटेंस फर्स्ट क्या है, ही इज इंटेलिजेंट, और सेकंड सेंटेंस क्या है, ही इज लेजी। उसके बाद ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करेगा, बट करेगा इसमें। ही इज इंटेलिजेंट बट लेडी, क्योंकि लेजी, क्योंकि ये दोनों जो एडजेक्टिव है ये क्या है, एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, मतलब एक दूसरे के एफेबल नहीं, इसलिए इन्हें बट से जोड़ दें। अगर ये दोनों एडजेक्टिव अगर एक दूसरे के एफेबल होते हैं तो इन्हें एंड से जोड़ दें। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है। आर्टिकल क्या होता है, ए एन द। ए एन आर्टिकल होता है वो इंडेफिनाइट होता है, अर्थात अनिश्चित होता है। और डेफिनाइट आर्टिकल द होता है, इट कम्स बिफोर ए नाउन, अर्थात ये नाउन के पहले आता है। ए एन जो होता है इसका मीन्स क्या होता है, एन मीन्स वन,
अर्थात ए, और कम्स विद सिंगुलर काउंटेबल, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और ये डोंट कम विद प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, और कम्स विद नाउन विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड, और ये ऐसे नाउन्स के लिए यूज होता है जिन्हें कि अभी परिचित किया जा रहा है, वो परिचित नहीं है लेकिन उन्हें परिचित किया जा रहा है। उसके बाद एडजेक्टिव जो होता है द, वो क्या होता है कि कैन कम विद काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल, ये दोनों नाउन्स के साथ आ सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल प्लूरल, ये सब के साथ आ सकता है। उसके बाद कम्स विद नाउन दैट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड, ऐसे नाउन के पहले ये आता है जिसे कि ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, अर्थात ये विशेष के लिए आता है। उसके बाद कम्स विद नाउन दैट आर डेफिनाइट एंड कैन बी विजुअलाइज और पॉइंटेड आउट, और ये ऐसी नाउन के लिए आता है जो निश्चित है और जिन्हें विजुअलाइज किया जा सकता है, अर्थात हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर बनाई जा सकती है, और पॉइंट आउट अर्थात उनकी तरफ संकेत किया जा सकता है। इन्हीं के साथ हम एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया गया, ही इज ए सिंगर, वह एक सिंगर है अर्थात गायक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जो कि गलत है, दे आर ए सिंगर्स, ये गलत क्यों है, इसका कारण है कि ये प्लूरल है सिंगर्स, और यहाँ पर ए, इसमें आपको सीधा सीधा दिखाया जा रहा है ए एन के इसमें कि डोंट कम विद प्लूरल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए सेंटेंस गलत है हमारा दूसरा। उसके बाद तीसरा, दे गिव, शी गिव एन एडवाइस, एन एडवाइस अर्थात एडवाइस जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, एडवाइस के साथ हम ए या एन का प्रयोग कैसे भी नहीं कर सकते, इसलिए सेंटेंस क्या है, गलत है। उसके बाद चौथा है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड ए किंग, ये ए किंग। उसके बाद ही इज ए वेरी गुड डांसर, वह बहुत अच्छा डांसर है, अगर यहाँ पर ये डांसर वर्ड नहीं होता तो ये ए नहीं आता, ये ए जो है डांसर के लिए आता है, लेकिन ए या एन जो होते हैं वो उनका आना इन पर डिपेंड करता है, उनके जस्ट बाद वाले वर्ड पर। अगर उस ए या एन के जस्ट बाद वाला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड उत्पन्न करता है तो उसके लिए ए का यूज होगा, और यदि वो जस्ट बाद वाला वर्ड जो है वो वोवेल साउंड अगर क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए एन का प्रयोग होगा। और छठा जो हमारा वर्ड सेंटेंस है वो हो गया, once upon a time there lived a sant nearby the palace of the king, वहाँ पर एक संत रहता था जो कि एक राजा के पास में रहता था, ये राजा जो है यहाँ पर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, देयर लिव्ड ए किंग, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है। कोई चीज़ एक बार इंट्रोड्यूस्ड हो जाती है उसके दूसरे बाद उसमें क्या यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं, और हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड होगी वो इस पर की यूज ऑफ ए और एन, ए और एन का यूज कैसे करेंगे। तो ए जो है वो क्या किसके साथ आता है, विद कॉन्सोनेंट साउंड, ऐसे वर्ड के साथ आता है जो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करता है, वो विल, सॉरी एन, एन जो है उस किसके साथ आता है, विद ओवल साउंड, ऐसे वर्ड जो ओवल साउंड उत्पन्न करते हैं क्या वो उनके साथ क्या आता है, एन आता है। और जो वोवेल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, और वोवेल का साउंड क्या निकलता है, ए से ओ तक। उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स भरने हैं आपको, जल्दी से आप इन ब्लैंक्स को कमेंट कीजिए कि इनमें क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि ऑरेंज है, ईगल है, अम्ब्रेला है, यूरोपियन है, यूनिवर्सिटी है, 1 रुपी कॉइन है, ऑनेस्ट मैन, ईयर है, ईयर है, एमपी है, टीसीपी है, यू है, और ऑनररी लेक्चर्स है, ऑनेस्टी है, पुलिस है। तो इसमें सबसे पहले ऑरेंज में क्या आएगा, ऑरेंज, ये ओ का साउंड उत्पन्न कर रहा है इसलिए एन आ जाएगा। ईगल, ई का साउंड उत्पन्न कर रहा है ये वर्ड, इसलिए इसके साथ भी एन आ जाएगा। और ये अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो है वो ए का साउंड उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसके साथ भी एन आ सकता है। और यूरोपियन, ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग होगा, न कि ए का प्रयोग होगा, न कि एन का। और पांचवा जो है हमारा यूनिवर्सिटी, ये भी इसी टाइप का है, यूरोपियन और यूनिवर्सिटी एक ही, इनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट वो तो यू है और ई है,
लेकिन ये साउंड जो है कॉन्सोनेंट वाला उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ आपको ए का यूज करना है। उसके बाद छठा है 1 रुपी नोट। ये इसका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो तो ओ है, जो कि एक वोवेल है, लेकिन ये साउंड उत्पन्न कर रहा है किसका, कॉन्सोनेंट का, इसलिए इसके साथ भी ए का यूज किया जाना है। उसके बाद ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट जो है ये इसका फर्स्ट लेटर जो है वो तो है कॉन्सोनेंट, लेकिन ये साउंड जो उत्पन्न कर रहा है वो वोवेल साउंड उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसके साथ एन का यूज किया जाना है आपको। एन ऑनेस्ट मैन। ईयर। ईयर जो है ये ई का साउंड उत्पन्न कर रहा है, इसलिए ई क्या होता है, हमारा वोवेल होता है, इसलिए इसके साथ हमें एन का यूज करना है। उसके बाद ईयर, ये जो वाई आर ये इनके साथ तो इसके साथ तो ए का यूज होना है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट का साउंड उत्पन्न कर रहा है। एम पी, ए का साउंड उत्पन्न कर रहा है ये एट फर्स्ट, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग करना है हमें, एन का। डीसीबी, ये एक का यूज करना है क्योंकि डी का साउंड उत्पन्न कर रहा है सबसे पहले, और डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। उसके बाद ई डब्ल्यू ई, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जो होता है यू, ई डब्ल्यू ई मतलब यू, इसलिए ये कौन सा साउंड उत्पन्न कर रहा है, कॉन्सोनेंट, इसलिए एक का यूज होगा इसके पहले। उसके बाद ऑनररी लेक्चर्स। ऑनररी लेक्चर्स मतलब ऑनररी लेक्चर्स, तो इसमें साउंड कौन सा है, आप जल्दी से हमें मुझे कमेंट कीजिए। आपने कमेंट किया होगा, तो इसका निष्कर्ष ये है कि ये ऑनररी लेक्चर्स अर्थात ये प्लूरल में आ गया, इसलिए इसके साथ न तो एन का प्रयोग होगा न ही ए का प्रयोग होगा। और इसके बाद ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो है कौन सी, अनकाउंटेबल में आ गई, इसके लिए इसलिए इसके साथ न तो ए का प्रयोग होगा न ही एन का प्रयोग होगा। और पुलिस, पुलिस जो है प्लूरल में चला गया, इसलिए इसके साथ न तो ए का प्रयोग होगा न ही एन का प्रयोग होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा जो होगा प्रीपोजिशन, और ये लास्ट है। ये क्या करता है, डिटरमाइंस पोजिशन अर्थात स्थिति को बताता है। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, ये ऑन जो है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। टेबल की स्थिति बुक की स्थिति बता रहा है कि कहाँ पर है, टेबल पर है। उसके बाद द इंसिस्टेड ऑन गोइंग होम, उन्होंने घर जाने पर जोर दिया, तो ऑन किस पर दिया, गोइंग होम पर जोर दिया, ऑन इंसिस्ट। उसके बाद इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान टुमारो, ये टेक ऑन जो है इसमें फ्रेजल वर्ब है, ये आपका प्रीपोजिशन है। दिस बुक एडेड फीदर टू माई कॉपी, ये टू जो है क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये माई कॉपी को डिटरमाइन कर रहा है। उसके बाद डोंट पिक अप ए फ्लाइट, ये अब जो है गलत है, अब नहीं आएगा यहाँ पर, डोंट पिक अप फ्लाइट।